रिया, इतना कीमती फूल लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बेवजह तुम इतना खर्च कर रही हो। माँ, अब तो आप कंजूसी मत कीजिए, 2 दिन बाद हमारी शादी है। माँ, करने दीजिए ना हमें खर्च, एक ही बार तो होती है शादी। हमारी भी शादियां हुई हैं, हमने तो अपनी शादी में ऐसे फिजूल खर्च नहीं किया। माँ, आपके जमाने में 1000 रुपए में शादियां हो जाती थी, अब जमाना बदल चुका है। सब फिजूल खर्च है ये। अरे शादियां तो साधारण तरीके से भी होती हैं ना। मीनाक्षी अपनी बेटियों रिया और पायल से बहस कर रही थी। तभी घर में मीनाक्षी का पति मनोहर और बेटा आकाश आता है। पिताजी, माँ को समझाइए ना, 2 दिन बाद हमारी शादी है और माँ ने हमारे एक भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया है। मैं तो परेशान हो गया हूँ मीनाक्षी से। जमाने भर की दौलत है हमारे पास, फिर भी मीनाक्षी है कि हर बात में कंजूसी किए जाती है। रिश्तेदारों को बुलाकर क्या करेंगे? वो कौन सा हमें पैसे देकर जाएंगे? उल्टा आएंगे और दबाकर मुफ्त में खाकर जाएंगे। बेवजह उनके लिए इतना खाना बनाकर खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। माँ, ऐसा नहीं होता, कल को हमें भी कोई शादियों में नहीं बुलाएगा। हाँ तो ना बुलाए, हमें कौन सा शौक पड़ा है किसी के घर जाने का। मीनाक्षी गांव में अपने बड़े से घर में अपने परिवार के साथ रहती है। मीनाक्षी के परिवार वाले काफी अमीर हैं, पर मीनाक्षी बहुत ही लालची और कंजूस किस्म की है। वो हमेशा बात बात पर कंजूसी करती है। 2 दिन बाद पायल रिया दोनों की शादी एक साथ होने वाली है और खर्चा ना हो इसीलिए मीनाक्षी ने अपने किसी भी रिश्तेदार को शादी पर इनवाइट नहीं किया था। मनोहर आकाश उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। बहरहाल 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं और मनोहर की दोनों बेटियों की शादी एक साथ उसी गांव के 2 अमीर भाई रमेश सुरेश से हो जाती है। शादी के 3 दिन बाद मीनाक्षी अपनी बेटियों को अपने घर बुला लेती है। मीनाक्षी, तुमने रिया पायल को क्यों बुलाया? इन दोनों की शादी में हमने जो लाखों रुपए खर्च किए हैं, अब उसकी भरपाई भी तो इनके पतियों से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब ये कि अब ये दोनों यहीं रहेंगी और इनके पति भी अब हमारे साथ ही रहेंगे। रमेश सुरेश कंपनी में नौकरी करते हैं ना, तो अब 2 साल तक उन दोनों को हमारे घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा और घर का सारा खर्चा वो उठाएंगे और तनख्वाह भी अब हमें देंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। माँ, ये क्या बोल रही हो आप हमारा रिश्ता तुड़वाना चाहते हो क्या? ये माँ भी ना कभी कभी ऐसी हरकतें करती है कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। करो बेटियों की जिंदगी बर्बाद और चैन से जियो फिर। मनोहर आकाश अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम का समय, सब घर में बैठे थे। एक बात कान खोल कर सुन लो सब, रमेश सुरेश दोनों यहाँ आ रहे हैं। उनके सामने केवल मैं बात करूंगी और अगर किसी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? थोड़े समय बाद रमेश सुरेश मीनाक्षी के घर आते हैं। दामाद जी, मेरी माँ की ना एक ख्वाहिश थी कि जब उनकी इन दोनों नातियों की शादियां होंगी तो शादी के बाद 2 साल तक उनकी ये नातियां अपने पतियों के साथ अपने मायके में ही रहेंगी। क्या ऐसी ख्वाहिश किसकी होती है भला? क्या करे अब दामाद जी, मेरी स्वर्गवासी माँ की इच्छा थी। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने एक बार मेरी माँ की इच्छा पूरी नहीं की तो मेरे पिताजी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि वो दोनों पैरों से अपाहिज हो गए। क्या? हाँ, इसीलिए अब तुम चाहो तो मेरी माँ की ये इच्छा पूरी कर सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी। फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी। अरे बाप रे, मुझे इस जवानी में अपाहिज नहीं होना है। सुरेश, हम रुक जाते हैं यहाँ 2 साल तक। हाँ भाई, मुझे भी लंगड़ा लूला नहीं होना है। फिर क्या था, रमेश सुरेश मीनाक्षी की बात मानकर मीनाक्षी के घर 2 साल के लिए घर जमाई बनकर रह जाते हैं। उसके बाद मीनाक्षी हर महीने रमेश सुरेश की कमाई लेने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन आकाश को उसी गांव की एक गरीब लड़की पूनम से प्यार हो जाता है। पूनम दिखने में काफी गोरी और खूबसूरत थी। वो उसी गांव में अपने गरीब माता पिता पुष्पा बनवारी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। बनवारी उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। एक शाम आकाश घर में अपनी और पूनम की शादी की बात करता है। आकाश बेटा, वो पूनम तो कितनी गरीब है और हम कितने अमीर, तुम दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी? माँ, पूनम बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सोचा था मैं आकाश की शादी एक ऐसी अमीर लड़की से करवाऊंगी जो दहेज में लाखों रुपए लाएगी, पर आकाश तो एक गरीब लड़की से प्यार कर बैठा। तभी सबके कहने पर मीनाक्षी कुछ ही दिनों बाद ना चाहकर भी आकाश की शादी गरीब पूनम से करवा देती है। शादी के बाद पूनम अपने ससुराल में एक बहू होने के सारे फर्ज निभाने लगी। कुछ दिन बाद मीनाक्षी रिया पायल
तीनों एक कमरे में बैठे थे और पूनम रसोई में काम कर रही थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने आकाश की शादी को लेकर कि मैं आकाश की शादी एक ऐसी अमीर लड़की से करवाऊंगी जो दहेज में लाखों रुपए लाएगी, पर ये गरीब पूनम तो दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। क्या माँ, आप भी, इतना कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आप लालच करती रहती हो। तू चुप कर, जमाने भर का खजाना भी इंसान को जीवन भर पूरा नहीं होता। अब देखती जाओ तुम दोनों कैसे मैं इस पूनम से बदला लेती हूँ। रात का समय, सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। पूनम बहू, तुम अपने माता पिता को कॉल करके बोल दो कि कल हम सब उनके घर दावत पर आ रहे हैं। जी माँ जी, मैं अभी बोल देती हूँ। हाँ हाँ बोल बहू, अब देखना हम कैसे तेरे माता पिता के घर बार बार दावत पर जाकर तेरे माता पिता को बर्बाद करते हैं। इससे मेरा ही फायदा होगा, हमारे घर पर खाना नहीं बनेगा तो उसके पैसे बचेंगे। अगले दिन सवेरे पुष्पा बनवारी अपने छोटे से घर में बैठे थे। जी, बिटिया के ससुराल वाले आते ही होंगे, आप जाकर सामान ले आइए ना। पुष्पा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं तो खेत में सारा दिन काम करके केवल 200 रुपए ही रोज कमाता हूँ। अब मैं सामान कहाँ से लाऊं? जी, बिटिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप किसी से कर्ज ले लीजिए। ठीक है पुष्पा, मैं हरीश मालिक से ही कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ। पुष्पा को पता था कि पूनम के ससुराल में 8 लोग हैं, इसीलिए उसे ज्यादा खाने की व्यवस्था करनी है। तभी बनवारी उसी गांव के सेठ हरीश के पास जाता है जिसके खेत पर बनवारी मजदूरी करता है। तभी बनवारी की बात सुनकर हरीश उसे कुछ पैसे दे देता है। इधर पूनम अपने ससुराल में थी। माँ पिताजी के पास तो पैसे ही नहीं है, अब वो इतने लोगों के खाने की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। थोड़े समय बाद पूनम अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके जाती है। पूनम का घर बहुत छोटा था। उसके ससुराल से उसके सास ससुर, पति, दोनों ननद और उनके पति, इतने लोग आए थे। आइए आइए समधन जी, बैठिए। पुष्पा के घर में एक फटी चटाई थी। तभी सब चटाई पर बैठ जाते हैं। तभी पूनम रसोई में अपनी माँ के पास जाती है। अरे माँ, इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी आपको? बिटिया, तेरे ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, उनकी खातिरदारी तो अच्छे से करनी है ना हमें। तभी दोनों खाना लेकर बाहर आते हैं। पुष्पा ने काफी लजीज और बढ़िया किस्म के कई सारे पकवान बनाए थे। वाह वाह समधन जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने से। तभी सब खाना खाने लगते हैं। पुष्पा और उसके परिवार वाले सारा खाना मिनटों में ही खा जाते हैं। शाम का समय, सब वहां से चले जाते हैं। पुष्पा, मैंने हरीश मालिक से 10,000 रुपए उधार लिए थे, अब कैसे लौटा पाऊंगा उन्हें पैसे? जी, हम धीरे धीरे करके दे देंगे मालिक को पैसे। 4 दिन बाद, बहू, तेरी माँ ने तो काफी बढ़िया पकवान बनाया था। मेरा तो बहुत मन कर रहा है तेरी माँ के हाथों का बना खाना खाने का। एक काम कर बहू, तू ना अपनी माँ को फोन लगाकर बोल दे कि कल ना हम सब तुम्हारे घर दावत पर आ रहे हैं। अरे बाप रे, माँ जी तो फिर से मेरे घर दावत पर जाने की बात कह रही हैं। तभी बनवारी फिर से कर्ज लेकर पूनम और उसके ससुराल वालों की दावत पूरी करता है। इसी तरह मीनाक्षी हर 4 दिन बाद अपने परिवार वालों के साथ पुष्पा के घर दावत पर जाने लगी। इतनी दावत पूरी करते करते बनवारी पर काफी सारा कर्ज हो जाता है। एक शाम मीनाक्षी फिर से पूनम को दावत की बात कहती है। नहीं माँ, अब अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार किसी के घर दावत पर जाना। वो बेचारे गरीब लोग कितने परेशान हो रहे हैं हमारी वजह से। तभी सब मीनाक्षी को समझाते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी पूनम के मायके नहीं जाती। अगले दिन हरीश को पैसा न मिलने पर हरीश पुष्पा बनवारी के घर पर कब्जा कर लेता है और उन्हें घर से निकाल देता है। पुष्पा, अब कहाँ जाएंगे हम? बेटी के ससुराल वालों की दावतें पूरी करते करते अब तो रास्ते पर आ गए। दोनों फुटपाथ पर आकर बैठ जाते हैं। करीब 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। पुष्पा बनवारी 2 दिन से भूखे प्यासे फुटपाथ पर ही पड़े रहे। भूख और गर्मी के कारण दोनों का हाल बेहाल होने लगता है। एक रात दोनों फुटपाथ पर बैठे थे, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और सीधे पेड़ से टकरा जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पुष्पा बनवारी दोनों दौड़ते हुए उस कार के पास आते हैं तो उस कार में पीछे की सीट पर मीनाक्षी बेहोश पड़ी थी। उसके सर और हाथ पैर से काफी खून निकल रहा था। अरे बाप रे, ये तो समधन जी हैं। अरे समधन जी, ये क्या हो गया? पुष्पा, तुरंत समधन जी को बाहर निकालो। दोनों जैसे तैसे मीनाक्षी को कार से बाहर निकालते हैं। मीनाक्षी को काफी चोट आई थी, उसका काफी खून बह रहा था। तभी मीनाक्षी को होश आता है। तुम दोनों यहाँ?
समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी पुष्पा बनवारी दोनों मीनाक्षी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां समय रहते मीनाक्षी का ऑपरेशन होने पर मीनाक्षी की जान बच जाती है। मीनाक्षी, ये दोनों आपके लिए भगवान के रूप में आए थे। अगर ये सही समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो शायद आपका बच पाना नामुमकिन था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी, समधी जी। पर आप दोनों वहां रास्ते पर इस हाल में क्या कर रहे थे? ये सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। तभी मीनाक्षी के पूछने पर पुष्पा मीनाक्षी को सारी बात विस्तार से बताती है कि बिटिया के ससुराल वालों की खातिरदारी करने के चक्कर में वो रास्ते पर आ गए। क्या आप लोग हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे थे? हमें माफ कर दीजिए समधन, समधी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप माफी मत मांगिए। चलिए समधन जी, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज से आप दोनों हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। तभी मीनाक्षी दोनों को अपने घर लेकर जाती है और उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाती है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर उनकी खूब खातिरदारी करती है, जिसके बाद पुष्पा बनवारी अपनी बेटी के ससुराल में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सत्यानाश हो इनका, मुझ अकेली को कैसे निचोड़ रहे हैं। इतने लोगों के लिए खाना बना बनाकर तो हालत खराब हो गई मेरी। तभी रसोई में पायल का बड़ा भाई रमेश आता है। पायल, खाना बना के नहीं? 10-10 हाथ नहीं है मेरे, केवल 2 ही हाथ है। इन 2 हाथों से कितना कुछ करूं मैं? खाना बनने में समय लगेगा अभी। तू ना बहुत कामचोर हो चुकी है पायल। अगर इतनी कामचोर हो चुकी हूं ना मैं, तो अपने हाथों से क्यों नहीं बना लेते खाना? नहीं तो शादी करके अपनी पत्नियों को ले आओ। मुझे अकेली को क्यों परेशान किए जा रहे हो? रमेश बाहर चला जाता है। बाहर घर में रमेश के 3 भाई सुरेश, महेश, अजीत और बूढ़े माता पिता शंकर, चंदा बैठे थे। रमेश के परिवार वाले मिडिल क्लास थे। चंदा जो एक बीमारी से जूझ रही थी, उससे बुढ़ापे के कारण कोई काम नहीं होता, जिसके चलते घर के सारे काम अकेली पायल को ही करने पड़ते थे। तभी पायल खाना लेकर बाहर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने में नमक तो सही से डाला है ना पायल? 1 साल से मैं इस घर में खाना बना रही हूँ, अब तक समझ में नहीं आया कि मैं खाने में नमक ज्यादा डालती हूँ या कम। बस अब और नहीं होते मुझसे घर के काम। या तो अब इस घर में बहू को लेकर आओ या फिर मेरी शादी करवा दो। ये देखो निठल्ली को, जरा घर के काम क्या कर रही है, जमाने भर का एहसान जताने लग गई। तो आप ही उठकर कर लिया करो ना माँ घर के काम। क्यों ये बीमारी को गले से लगाकर इस बेड का सहारा बन गई? काम करो तो करो, ऊपर से बातें भी सुनो सबकी। तमाशा बनाकर रख दिया है सबने मेरा। यार पायल, रोज रोज तो सवेरे शाम दाल और चावल ही बनाकर खिला रही है तू हमें। कभी रोटी तो बना दिया कर हमारे लिए। मुझे नहीं आती रोटियां बनानी, और ना मैं कभी बनाऊंगी। अगर रोटी खाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद अपने हाथों से बना लिया करो रोटियां। पायल का गुस्से भरा रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। पायल अकेली घर के काम करने से काफी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। माँ के बीमार होने से घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। थोड़े समय बाद रमेश और उसके भाई खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन पायल को एक अमीर लड़के आकाश का रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों बाद आकाश पायल की शादी हो जाती है। पायल आकाश के साथ दुल्हन के रूप में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी। हाँ, चलो अब जाकर सुकून मिला मुझे मेरे घर वालों से। चलो अब शांति से अपने ससुराल में रहूंगी। हाँ। थोड़े समय बाद पायल शहर में अपने बड़े से ससुराल में आ जाती है। पायल का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान था। उसके ससुराल में उसका पति आकाश, सास ससुर, 4 देवर और 3 ननद थी। चलो अच्छा ही हुआ मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, कम से कम यहाँ ये सब काम में मेरा हाथ तो बटाएंगे। तभी सब नई दुल्हन पायल का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। अगले दिन सवेरे पायल आकाश अपने कमरे से बाहर आते हैं। पायल बहू, जा सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर दे। नाश्ते में क्या बनाऊं माँ जी? बहू, इस घर में नाश्ते में 50 पराठे बनते हैं। क्या 50 पराठे? हाँ बहू। अरे बाप रे। पायल रसोई में जाती है। गर्मी का मौसम था, इस बार कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। एक तो गर्मी ने दम निकाल रखा है और ऊपर से 1 दर्जन लोगों के लिए मुझे 50 पराठे बनाने पड़ेंगे। अरे इतने लोग इस घर में रहते, कोई तो आओ मेरी मदद करने रसोई में। तभी पायल आटा गूंथने लगती है। सत्यानाश हो मेरी किस्मत का। मैंने सोचा था ससुराल जाकर मुझे आराम मिलेगा, पर यहाँ तो ये लोग मेरा दम निकालने पर तुले हैं। सबसे ज्यादा नफरत मुझे रोटियां बनाने से ही है। अब कैसे बनाऊं इतने सारे पराठे? पायल गैस ऑन करती है और फटाफट पराठे बेल बेल कर तवे पर सेकने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि गैस चूल्हे की आग की भाप से पायल का शरीर पसीने से लथपथ हुए जा रहा था। बाप रे बाप, गर्मी, ऊपर से इस चूल्हे की भी गर्मी।
अगर ऐसे रहा तो मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। पसीने में पायल जैसे तैसे करके पराठे बनाने लगती है। करीब 1 घंटे बाद रिया रसोई में आती है। भाभी, नाश्ते की व्यवस्था हुई कि नहीं? भाइयों को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ, बस थोड़ी देर और। रिया बाहर चली जाती है। तभी पायल पराठे गिनती है तो अभी केवल 20 ही पराठे बने थे। अरे बाप रे, अभी तक केवल 20 ही पराठे हुए। पराठे बेल बेल कर तो हाथ में दर्द होने लगा है मेरे। ऊपर से ये गर्मी, यहाँ रसोई में पंखा भी नहीं है। फिर क्या था, बेचारी पायल दुख भरे हाथों से और पसीने में गीले शरीर के साथ फटाफट एक के बाद एक पराठे बनाती जाती है। थोड़े समय बाद पायल 50 पराठे तो बना लेती है, पर उसके कपड़े पसीने में पूरे गीले हो चुके थे और उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अरे बाप रे, पराठे बनाते बनाते हाथों में छाले पड़ गए। इसे घर नहीं जिला घोषित कर देना चाहिए। ओ माँ। तभी पायल नाश्ता लेकर बाहर आती है। ये क्या पायल, तुम इतनी गीली कैसे हो गई? रसोई में नहा रही थी क्या? हाँ, मेरा मन कर रहा था। देख रही थी कि रसोई में नहाने में कैसा लगता है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ जी यही उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। अब रसोई में इतने सारे पराठे बनाने में मेरी हालत खराब हो गई। अंदर रसोई में ना कोई खिड़की है ना पंखा, और ऊपर से गर्मी। चल बहू, आकर नाश्ता कर ले हमारे साथ। नहीं, आप लोग कीजिए, मैं नहा कर आती हूँ। पसीने से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। पायल अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद आकाश और उसके भाई अपने काम पर चले जाते हैं। पायल घर में सफाई कर रही थी और उसकी तीनों ननद अपने कमरे में बैठी थी। बस खाने की हैं ये गोरी बिल्लियां। देख रही हैं अकेले भाभी घर का सारा काम कर रही है, फिर भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रही। ये किनालसियों के बीच आ गई मैं। दोपहर का समय, पायल अपने कमरे में एसी में जाकर बैठ जाती है। चलो, एक चीज तो अच्छी है, मेरे ससुराल में गर्मी से बचने के लिए कमरे में एसी जरूर लगा है। सफाई करते करते कमर टूट गई मेरी। चलो अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पायल जैसे ही अपने बेड पर लेटती है तभी रिया वहां जाती है। भाभी, आपको माँ बुला रही है, तुरंत नीचे आइए। जरा से लेटी नहीं कि आ गई चुड़ैल मेरे गले का फंदा बनकर। अब माँ जी के पिछवाड़े में ऐसी कौन सी खुजली चल रही है जो वो मुझे बुला रही है। आराम ही चला गया मेरे जीवन से। पायल अपने कमरे से बाहर आती है। बहू, जा दोपहर के खाने की व्यवस्था कर दे। अरे यार, अभी तो काम करके बैठी भी नहीं कि और एक काम आ गया। क्या बनाऊं माँ जी खाने में? सब्जी बना दे और साथ में 100 रोटियां बना दे। 100 रोटियां? क्या हुआ बहू, रोटियों की बात सुनकर ऐसे चिल्ला क्यों उठी तू? माँ जी, 100 रोटियां कैसे? पूरे मोहल्ले को घर पर दावत पर बुलाया है क्या आपने? पूरे मोहल्ले को नहीं बुलाया है, ये इस घर के लोगों की रोज की खुराक है। यहाँ रोज 100 रोटियां बनती हैं। 50 हम दोपहर के खाने में खाते हैं और 50 रात के खाने में। क्या इतना खाते हैं? लगता है जन्मों के भुक्खड़ हैं ये। क्या कहा बहू? कुछ नहीं माँ जी। पायल गुस्से में रसोई में चली जाती है। अब कैसे बनाऊं मैं 100 रोटियां? भगवान उठा ले मुझे, उठा ले। पायल परेशान हो चुकी थी। तभी वो आटा गूंथने लगती है। पता नहीं मेरे मायके वालों ने कौन से जन्म का बदला लिया कि मुझे ऐसे भूखे शेरों के घर बहू बनाकर भेज दिया। करीब 2 घंटे तक रोटियां बेल बेल कर पायल की हालत खराब हो जाती है। उसके शरीर से पसीने टपकने लगते हैं। बाप रे बाप, ये गर्मी। तभी पायल फ्रिज के अंदर से बड़ी सी पानी की ठंडी बोतल निकालती है और सारा ठंडा पानी अपने शरीर पर डाल देती है। अब जाकर शरीर को ठंडक मिली। तभी पायल जैसे तैसे गर्मी में 100 रोटियां बनाती जाती है और रोटियां बनाते बनाते फ्रिज का ठंडा पानी भी अपने शरीर पर डालती जाती है। थोड़े समय में 100 रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तमाशा देख रहे हैं सब मेरा, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा। काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के। तभी सब बाहर आकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पायल सारा खाना लेकर रसोई से बाहर आती है और सबको खाना परोसती है। पायल बहू, आखिर तूने साबित ही कर दिया कि तू सच में एक मेहनती और संस्कारी बहू है। रिया बिटिया, जा ये 60 रोटियां अपने पड़ोसियों के घरों में बांट कर आ जा। कहना ये हमारे घर की नई बहू के हाथों की रोटियां हैं। कहना हमने भी मोहल्ले वालों की तरह अपनी ये रस्म पूरी कर दी और हमारी बहुओं के हाथों की बनी रोटियां आप सबको भी खाने के लिए दे दी। ये सुनकर पायल दंग रह जाती है। तभी रिया रोटियां लेकर बाहर चली जाती है। ये सब क्या है माँ जी? बहू, हमारे इस मोहल्ले की एक रीत है। यहाँ जिस भी घर में नई बहू आती है उसे अपने ससुराल में 100 रोटियां बनाकर पूरे मोहल्ले में देना होता है।
सो तूने ये रस्म पूरी कर ली। अब तुझे दोबारा कभी 100 रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इस घर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे घर में 2 नौकर हैं जो घर के सारे काम कर लेते हैं। हम तो बस तुझे देख रहे थे कि तू घर के काम में आखिर कैसी है, पर तू तो बड़ी होशियार निकली बहू। हमें गर्व है तुझ पर। ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। क्या सच में अब मुझे इस घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ भाभी, अब आप भी हमारी तरह आराम से बैठे बैठे रोटियां तोड़िए। ये सुनकर तो पायल के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो खुशी से झूम उठती है। उसके बाद से पायल अपने ससुराल में सारा दिन काम करने लगी और घर के काम उसके नौकर चाकर करते। तो सही है यार, मुसीबत के बाद राहत जरूर मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा लोगों की मदद करते रहें।